चैप्टर नंबर 2 बिगिन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं इस इक्वेशन के अंदर। और पार्शियल डेरिवेटिव आप किसका करते हो? ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हो। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू योर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव जो करते हो आप वो किसके रिस्पेक्ट में करते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वो कितने हैं? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, फिर मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था डिग्री का कॉन्सेप्ट और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, कि डिग्री क्या होती है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और ऑर्डर क्या होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले चैप्टर में। अगर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है उनकी जो डिग्री है वो 1 है और ये जो है आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, मल्टीप्लाइड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपकी कैसी हो गई? लीनियर हो गई। और अगर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई नहीं होते तो कैसी हो गई? वो आपकी नॉन लीनियर हो गई। दोबारा सुनो, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी डिग्री 1 है और आपस में वो मल्टीप्लाइड नहीं है, तो उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है पता लग गया। और जो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है और वो लीनियर है आपकी P और Q में, उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम कैसे निकालें वो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे। अब बेसिकली हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल भी बोल देते हैं। किसके सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि जो सॉल्यूशन है, जो इंटीग्रल है, ये होता क्या है? तो एक ऐसा फंक्शन जिसको आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो और वो सेटिस्फाई कर जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूशन या इंटीग्रल। अ फंक्शन विच सैटिस्फाइज अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका कंप्लीट इंटीग्रल या ऑब्वियसली कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बुक से दिखा देती हूँ डायरेक्टर को, सी, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपकी f(x,y,z,p,q) का फंक्शन है इक्वल टू 0 और एक रिलेशन है दिस, और इसको हमने ऑब्टेन किया है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, और इसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपके इसमें, तो फिर इसको हम बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक रिलेशन हमने फॉर्म कर लिया ये, और इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो बराबर है जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखें तो जो कंप्लीट इंटीग्रल है इट रिप्रेजेंट अ 2 पैरामीटर फेसेस ऑफ सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सॉल्यूशन में a और b, इनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दें इस कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर, जो कि ये है, जो हमें सॉल्यूशन मिल के आया उसके बाद वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर आता है जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन। ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हमने मान लिया, जो ये कंप्लीट इंटीग्रल है, राइट, तो ये हमने मान लिया कि भाई कंप्लीट सॉल्यूशन है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका। अगर आपका b है ये, तो b की जगह आपने ये पुट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ सरफेसेस गिवन बाय दिस। रिलेशन है एक्स वाई जेड
ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बिटवीन द इक्वेशंस दिस एंड दिस, इसको हम बोलेंगे जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बी को हमने मान लिया ये, तो जो ये सॉल्यूशन है वो ये बन गया। ठीक है, जो कि क्या है, वन ऑफ द फैमिलीज है ऑफ सरफेस गिवन बाय द दिस। ठीक है, रिलेशन जो है एक्स वाई जेड में जो ऑब्टेन होगा जब आप इस ए को एलिमिनेट कर दोगे ना, और ए को एलिमिनेट हम इससे करेंगे, ठीक है, जनरल इंटीग्रल वो आ जाएगा। देखो अभी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी अजीब सा लग रहा होगा, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब समझ में आ जाएगा कि जनरल सोल्यूशन होता क्या है। तो बेसिकली अभी बस इतना ध्यान रख लो कि भाई ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें आपने बी को ये पुट कर दिया, फिर इसकी वैल्यू जो है ये बन गई। ठीक है, और फिर जो ये बनी है वो कि ये है, और जो ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से जब आप ए को एलिमिनेट कर दोगे और सिर्फ एक ऐसा रिलेशन बनेगा जो सिर्फ एक्स वाई और जेड में बचेगा, उसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो फोर्थ टाइप का सोल्यूशन है वो है सिंगुलर इंटीग्रल या सिंगुलर सोल्यूशन। तो अगर ये आपकी कंप्लीट सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, और आपने इस इक्वेशन में से और इन इक्वेशन में से, अब यहाँ पे आपने बी की वैल्यू नहीं पुट करी है, जनरल सॉल्यूशन में आप बी की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो आपने क्या करा, इनमें से ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, और फिर जो रिलेशन आपका आया, जो एक फंक्शन और बना ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद एक्स वाई जेड के अंदर, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सिंगुलर सॉल्यूशन को हम एनवलप भी कहते हैं, कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो क्या है, एनवलप है। किसका एनवलप, ऑफ योर कंप्लीट इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि जब आप इन तीन रिलेशंस में से, ये तो आपका यही फंक्शन है ये वाला, इन तीनों में से ए और बी को एलिमिनेट करते हो और फिर आपको एक रिलेशन मिलेगा एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो उसको हम एनवलप बोलते हैं ऑफ दिस कंप्लीट इंटीग्रल, उसको हम एनवलप बोलेंगे ऑफ दिस कंप्लीट इंटीग्रल। और सिंगुलर सॉल्यूशन में तो यही है कि आप इस कंप्लीट इंटीग्रल में से और इनमें से क्या एलिमिनेट कर रहे हो, ए और बी को, और एनवलप भी वही है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन को हम एनवलप भी बोलते हैं ऑफ योर कंप्लीट इंटीग्रल। अब देखो इस वीडियो में एग्जांपल्स करवाऊंगी, अगली वीडियो में एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि भाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे। तो बेसिकली जो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपके दो एग्जाम्पल्स जो हैं, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब ये एग्जाम्पल 1 आ गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ रखा है पेपर में एक बार। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको अगर मैं लिखूं डी यू बाय डी टी, करली है यार ये समझ लेना आप, ठीक है, डी नहीं है, इसको करली यू बाय करली टी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस तरह से बिल्कुल लिख सकती हूँ। यानी कि इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, तभी तो ये चीज़ बनेगी, राइट। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसको जरा कर देते हैं इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम टी को इसमें मान लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा करली यू बाय करली टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ई की पावर माइनस टी कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का साइन एक्स, और फिर आप ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हो, तो टी कांस्टेंट है, राइट, तो ये आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है कांस्टेंट का। अब इसको दोबारा से हम कर रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट कर रहे हैं अब की बार विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा इंटीग्रेट, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा था, तो अगर आप करते हो, अगर देखो ऐसे लिखा होता है तो ये कट जाता है ना, अगर आपका उसमें होता है कंप्लीट इंटीग्रेशन जब आप करते हो, पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये हट जाएगा जब आपने एक्स के साथ करा। अब अगर आप टी के साथ करोगे तो क्या आएगा, यू बन जाएगा इसका, है ना, तो यू इज इक्वल टू अब की बार साइन एक्स आएगा क्या, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, और ई की पावर माइनस टी का करेंगे तो ई की पावर माइनस टी और साथ में माइनस का 1, प्लस में इसका करोगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा डी टी, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको हम इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका u इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स ई की पावर टी, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ टी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक फंक्शन ऑफ टी तो आएगा,
एंड ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये आपका आया था, इसको हमने लिख दिया ये, ठीक है, और ये आपका ये आ गया। दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन दैट वाई आपका 0 है, जेड आपका ई की पावर एक्स है और डी जेड सॉरी करली है, करली जेड बाय करली वाई, ध्यान रखना है बार बार डी नहीं बोलना है इसको। ठीक है, ये है। अब इसका सोल्यूशन देखो ज़रा, यहाँ पे जो z है क्या है, वो फंक्शन है किसका, ऑफ x एंड y। यही तो आपकी इस बुक में यही होगा कि z फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई का। ठीक है, अब देखो जो आपको ये दे रखा है e की पावर y प्लस ये इस तरह से आएगा। क्यों, ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ ही रखा है कि भाई e की पावर माइनस वाई के साथ एक कांस्टेंट, e की पावर y और एक जगह माइनस वाई साथ में कांस्टेंट आता है, और z जो है फंक्शन है एक्स वाई का, तो इसीलिए जो ये कांस्टेंट्स हमने लिए हैं ये x के फंक्शन ले लिए। ठीक है, और यहाँ y चढ़ा दिया और z ये है ही। ठीक है, अब देखो ये चीज़ गिवन है हमें कि y क्या है, 0 है, और z क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो ये आ गया e की पावर x है, सॉरी e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y क्या होगा 1 प्लस में ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब जब आपका y 0 है और आपका करली जेड बाय करली वाई ई की पावर माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा करली जेड बाय करली वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, तो इसलिए हम यहाँ से निकाल देंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे इसकी वैल्यू क्योंकि गिवन है, इक्वल्स टू की पावर माइनस वाई, इसका करा ई की पावर माइनस वाई, और माइनस ये बाहर आ गया है। अब इसमें पुट कर देंगे ये चीज़ कि भाई y 0 आ गई और इसकी वैल्यू, तो ये ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, समझ में आ गया, इतना समझ में आया। देखो ये दे रखा है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन है। अब जो z है वो फंक्शन है एक्स वाई का, ये हमें पता ही है कि भाई अगर z एक्स वाई का फंक्शन है तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, e की पावर माइनस वाई के साथ कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने x के लिए है क्योंकि z फंक्शन है एक्स वाई का, और y आपको इक्वल टू 0 गिवन है तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, z की वैल्यू आपको e की पावर x गिवन है वो इसमें पुट कर दी, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जब y 0 है और करली जेड बाई करली वाई ई की पावर माइनस एक्स है तो इसको यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें करली जेड बाई करली वाई बनाना था, तो उसको बनाने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया ये। अब इसके अंदर हमने जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, उस सबके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैं समझा ही देती हूँ। देखो इसको जब आप लिखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये बनती है ना, तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। और जब ऐसा केस हमने पढ़ा था ODE के अंदर कि भाई जब ऐसा केस बेसिकली होता है और z आपका एक्स वाई का फंक्शन है तो सोल्यूशन होता है c1 e की पावर y प्लस c2 e की पावर माइनस वाई, जहाँ पे c1 और c2 क्या है, c1 और c2 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब समझ में आ गया ये कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो जो ये सेकंड इक्वेशन है आपकी ई एक्स इक्वल टू ये वाली, और जो फोर्थ इक्वेशन है ई की पावर माइनस एक्स वाली, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग योर इक्वेशन 2 और 4, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये मत पूछना भाई सॉल्व कैसे किया, देखो बता दो, ई की पावर एक्स इक्वल टू और ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ये चीज़ है ना, ये कट गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये 2 और 5x, इस 2 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 5 ऑफ x की वैल्यू आ गई, और इसकी जो वैल्यू है वो भी इसी तरह से आ जाएगी। और आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक x, जो ये चीज़ है वो क्या होती है आपकी साइन हाइपरबोलिक x। सोल्यूशन क्या था आपका, सोल्यूशन ये था, तो आपको क्वेश्चन में करना क्या था, एलिमिनेट करना था इन दोनों को। इन दोनों की वैल्यू निकल गई, इसकी निकली है कॉस हाइपरबोलिक x, इसकी साइन हाइपरबोलिक x, तो सोल्यूशन क्या हो गया, z इक्वल्स टू ई की पावर y कॉस हाइपरबोलिक x प्लस ई की पावर माइनस वाई साइन हाइपरबोलिक x। अब एक बार इसको बुक में देख लो ज़रा, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और उस केस में जो फंक्शन होता, सॉल्यूशन जो आपका होता है वो ये होता है। ठीक है,
ये सोल्यूशन बनेगा आपका। एक्स और जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो कांस्टेंट हमने एक्स के फंक्शन ले लिया, तो सोल्यूशन ये बन गया। अब वाई आपका 0 और ये आपका गिवन है, तो दोनों वैल्यू उसके अंदर पुट करके ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने y इक्वल टू 0 और इसका यूज़ करा। इसको निकालने के लिए हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी हाँ मतलब ठीक है कर दिया। फिर दोनों वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दी, तो ये आ गई। फिर आपको ये फोर्थ वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपल तरीके से, क्योंकि आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, और इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के सेकंड और फोर्थ से उठा के आपने वापस से फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। तो बेसिकली ये तो आपका एक तरीका था कि अगर आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सिंपल तरीके से कर दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहले तो आप देखो कि जो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है। तो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक फर्स्ट ऑर्डर की इस फॉर्म की होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इस फॉर्म की इक्वेशन दिख गई जहाँ पे पी क्यू आर, कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो है एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो इस तरीके की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन मिल गई तो उसका जो सोल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ दिस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं बात करूं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन की, तो भाई एक ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में आपको मिलेगी, और कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो हैं वो बेसिकली आपके फंक्शंस हैं एक्स वाई और जेड के, तो उसको हम बोलते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन बेसिकली। और जो ये इक्वेशन आपकी है ये एक आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो इस तरीके की इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो स्टेप वन है कि भाई इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो आप, P की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू निकालो और R की वैल्यू निकालो। ठीक है, इक्वेट करके इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 है, फिर आप लिखो जरा लैग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, इसको हम सब्सिडरी इक्वेशन भी कहते हैं। और लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई, dx बाई पी, डी है यहाँ पर ये, इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर, और p q और r की वैल्यू आप स्टेप 1 में निकाल चुके हो। ठीक है, स्टेप 2 समझ में आ गया। अब देखो स्टेप 3 जो है कि जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, फिर आप मानोगे लेट u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए और वाई और v एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी। ये आपने मान लिया इसके दो सोल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसके दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे, और वो सोल्यूशन भी आपके एक्स वाई जेड के ही फंक्शन होंगे। तो एक सोल्यूशन को मान लिया ए और एक सोल्यूशन को मान लिया बी। फिर स्टेप 4 कि भाई जो जनरल सोल्यूशन होगा ना फॉर दिस योर गिवन इक्वेशन, जो आपको ये यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन होगी, इसका फिर स्टेप 4 में ये सारे मेथड करके स्टेप 4 में जनरल सोल्यूशन आएगा, जिसको हम लिखेंगे जो ये u है और जो ये v है उसका कंबाइंड फंक्शन। इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा इजीली। देखो क्वेश्चन, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीयू में आ रखा है। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या था कि आपको इसको इससे कंपेयर करना था। कंपेयर करके देखोगे तो आर की वैल्यू तो क्लियर आपको दिख गई कि भाई आपका आर आ गया एक्स वाई। ठीक है, पी की वैल्यू जो है क्यू का कॉफिशिएंट है ये आ गया, क्यू की वैल्यू तो क्यू आ गया ये, और पी की वैल्यू ये पी का जो कॉफिशिएंट है तो पी क्या आ गया जेड वाई। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, सब्सिडरी इक्वेशन बोलते हैं उसको, राइट, ये थी। तो ये dx बाय पी क्या है जेड वाई, क्यू क्या है जेड एक्स, और r क्या है एक्स वाई। ठीक है, अब हमें इसके ना सॉल्यूशंस निकालने हैं, और वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, वो निकालने हैं। अब देखो, अगर मैं ये पहले 2 मेंबर ले लूं इसके, ध्यान से देखना, फर्स्ट 2 मेंबर्स ले रही हूं,
जेड से जेड कट गया तो एक्स को वहाँ ले जाती हूँ और इस वाई को उठा के वहाँ ले जाती हूँ, ये आ गया। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट अगर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको जब आप 2 एलसीएम ले लोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ लिया माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c1, और इस 2c1 को मैं लिख लेती हूँ ए। तो ये बन गया आपका एक सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं लेती हूँ इसके लास्ट के दो मेंबर। तो जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया तो डी वाई बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेट कर दो अब इसको तो वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस में c1, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c1, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये आपका आ गया सेकंड। ठीक है, और मैंने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, इस तरह से, और जो सेकंड फंक्शन है आपका जो ये है, ये आपका आ गया बी। ये आपका नेक्स्ट स्टेप था। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से, और यहाँ पे v क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और जनरल सोल्यूशन जो हमें लिखना था, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, u और v की वैल्यू निकल गई, जनरल सोल्यूशन आपका ये लिखना था ना हमें, तो u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा, इसको यहाँ से लिख देती हूँ, कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। और एक तरह से और बताया था मैंने, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, तो v क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। ये तो ये वाला या ये वाला किसी भी तरह से जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप 1 क्या था, पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, स्टेप 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, स्टेप 3 इसके इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने, जो कि ये दो आ गए, एक को ये मानना है, बी को ये मानना है, u की वैल्यू v की वैल्यू निकाली, दोनों में से कोई भी एक तरीके से सोल्यूशन लिख सकते हो। अब अगर आपने इस एग्जाम्पल में देखा तो जब आपने भाई ये दो फ्रैक्शन साथ में लिए, ये जो ली दो, तो इसमें से एक एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वजह से जो फ्रैक्शंस है उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो गया। राइट, इस तरीके का एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जहाँ पे ये फ्रैक्शंस कैंसिल आउट हो जाती है। ये देखो, ये भी आपका एमडीयू में आ रखा है, कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, tan x, q की वैल्यू क्या आएगी, tan y, और r की वैल्यू क्या आएगी, tan z। सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे तो dx बाय p प्लस dy बाय q dz बाय r, p q r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan x प्लस dy बाय q क्या है, tan, ए इक्वल टू आता है यार, इज इक्वल टू dz बाय tan z। ये आपकी सब्सिडरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे, देखो पहले दो फ्रैक्शंस लो, तो dx बाय tan z का अगर इंटीग्रेशन करूं तो वो क्या आएगा, cot x dx इज इक्वल्स टू dy बाय tan y का करूंगी तो क्या आएगा, cot y dy। ठीक है, अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो ये आएगा आपका log sin x इज इक्वल्स टू log sin y प्लस में log a, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब log दोनों साइड से हट जाएगा और ये आ जाएगा sin x, इसको माइनस में लेके जाओगे तो अपॉन में log की प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली जब ये दो फ्रैक्शंस लोगे तो dy बाय tan y क्या आएगा, cot y dy। समझ में भाई, 1 बाय tan क्या होता है, कोट ही तो होता है, और dz बाय tan z, cot z dz, इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया, log sin y माइनस में log sin z इज इक्वल्स टू log b, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log जब हटेगा तो ये बनेगा sin y बाय sin z इज इक्वल्स टू b। और फंक्शन जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin x बाय sin y कॉमा sin y बाय sin z इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, p प्लस 3q
इज इक्वल टू जेड प्लस कोट y माइनस 3x। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी MDU में आ रखा है। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, इसको समझा रही हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। p की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी 1, q की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बन गया r, ये पूरा r हो गया आपका, ठीक है। सब्सिडियरी इक्वेशन निकालोगे, देखो बुक से देख लो इसका सोल्यूशन, इसको करवा नहीं रही। देखो लेग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन लिखी, पहले 2 मेंबर लिए, इजीली आपका आगे इंटीग्रेट करके, फिर फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन ली। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, नहीं, पहले ये ले ली फिर ये ले ली, क्योंकि भाई यहाँ 1 है तो इसका और इसका आसानी से हो जाएगा, इसका और इसका भी हो जाता, पर ठीक है इसका और इसका हमने ले लिया। तो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन ली तो वो ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। फिर जो ये सेकंड और ये थर्ड जनरल सॉल्यूशन आपके आए हैं, इन दोनों से बेसिकली जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं सेकंड और थर्ड, इससे हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी वो नहीं होते, है ना, तो इसलिए हम इसको ए और बी करके लिखते हैं। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लेके फंक्शन में ये ए की वैल्यू है और ये इतनी बी की वैल्यू है, इक्वल टू 0 करके सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन कराए, इन तीनों क्वेश्चन में ये था कि भाई इन दोनों से आंसर आ गया या इन दोनों से आंसर आ गया, इन दोनों से आंसर आ गया, और कुछ ना कुछ कट रहा था जिससे आपका सिंपल काम हो रहा था। जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो तो ये y से z यहाँ कट रहा था और इन दोनों में x से x कट रहा था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे थे। अब जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि एक इंटीग्रल तो आप ऐसे निकाल लोगे इस तरीके से कि भाई काट पीट के, लेकिन दूसरे इंटीग्रल को निकालने के लिए आपको फर्स्ट इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है ये, कैसे देखो समझाती हूँ। देखो मान लो ये इक्वेशन है, इसको जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो zx इंटू में बेसिकली इस पूरे को उठा के पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो zx, ये ब्रैकेट का एज इट इज, माइनस में इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई, तो zy और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज इक्वल टू x की पावर 4। अब यहाँ पे p की वैल्यू हो गई x इंटू में एक्स जेड, ये पी भी तो है और ये क्यू भी आएगा, तो ये आ गया एक्स जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू हो गई माइनस वाई जेड ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, और आर की वैल्यू हो गई एक्स की पावर 4। अब हम निकालेंगे सब्सिडियरी इक्वेशन जो कि होती है डी एक्स बाई पी, इस तरह से, इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई आर। ये निकल गई सब्सिडियरी इक्वेशन। अब पहली 2 फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं जो कि डी एक्स बाई एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसमें ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जेड और जेड भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट करके ये आएगा आपका log x इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log a कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log हटाओगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए, क्योंकि वहाँ जाके ये प्लस में हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू ले, ये आ गया आपका एक सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम निकालें अगला सोल्यूशन, तो आप फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को ले लो, तो डी एक्स बाय प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जेड बाय एक्स की पावर 4। ये आपकी बेसिकली फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन है। अब देखो सिर्फ एक एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो ये सेकंड इंटीग्रल आया है ना, फर्स्ट इंटीग्रल जो आपका आ गया, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, उसको इसके अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो देखो एक्स जेड एक्स वाई की जगह ए आ गया, प्लस में ये डी जेड बाई एक्स की पावर 4। अब यहाँ से एक्स कट गया, ये तो एक्स कट ही गया, तो ये आ गया डी जेड अपॉन में एक्स ए प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड प्लस में जेड क्यूब डी जेड। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन,
ये आएगा एक्स की पावर 4/4, ये आएगा ए जेड स्क्वायर बाय 2 बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट, प्लस जेड की पावर 4/4 प्लस में सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 2az स्क्वायर प्लस z की पावर 4 प्लस में b। अब इसमें वापस से एलसीएम ले लिया ना हमने, और यहाँ पे क्या आया था आपका 4c आया था, उसको हमने b मान लिया। ठीक है, अब इसको a की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, ये माइनस में आएगा xyz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b। b की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और जो a था वो भी क्या था xy। तो जो फंक्शन आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा f ऑफ a कोमा में b इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये जो है आपका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो समझ में आया इसमें हमने क्या किया है कि भाई इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पहले वाले सॉल्यूशन को हमने इसमें यूज कर लिया दूसरा वाला सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके का आपका एग्जाम्पल 5 है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, पी क्यू आर आपने निकाला, फिर आपने सब्सिडरी इक्वेशन निकाली, ये आपकी सब्सिडरी इक्वेशन आ गई। पहले दो फ्रैक्शन लिए, सॉल्व करा, सॉल्यूशन आ गया। सेकंड और थर्ड लिए, मुश्किल बन रहा है। अब देखो सेकंड और थर्ड ही क्यों लिए, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, इसको आप a पुट कर सकते हो, तो जहाँ पे ये वाला आ रहा है उसको आप ले। देखो इसमें अगर देखो तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है और इसके अंदर यहाँ एक्स वाई है, तो इसलिए ये वाला एक तो लेना ही लेना है। जैसे कि आप इसकी वैल्यू पुट करो, तो आपने सेकंड और थर्ड लिया। ठीक है, सेकंड और थर्ड लेके एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी a, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये बन गया। इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट, बहुत सिंपल तरीके से ये इंटीग्रेट हो चुका है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपने 12th क्लास में बहुत सारे कर रखे हैं। अगर इस तरीके का कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके लॉग बनाना होता है। ठीक है, तो ये आ गया b की वैल्यू। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाता है आपका ये। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन ये कैसे आता है, f ऑफ u इज इक्वल टू v वाली सॉल्यूशन से। जो हमने करा है कि भाई f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 0 कर दो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन कहाँ से आया समझ में आएगा ना। हम ये करते हैं, इसने यहाँ पे ये करा है, ये मैंने गलती से पिछले पेज पे लिख दिया था। आंसर ये है आपका, समझा तो दिया था ये आपको। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या होगा कि भाई जो मल्टीप्लायर्स है ना, ये आपको इस तरह से चूज करने पड़ेंगे इन सच अ वे so that by algebra we are in the position to write the subsidiary equation as this। p q r की वैल्यू तो आप निकालोगे, साथ के साथ में आपको कुछ मल्टीप्लायर्स चूज करने पड़ेंगे इस तरीके की इक्वेशन बनाने के लिए। ये कैसे होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये मल्टीप्लायर्स बनेंगे आपके, कि कैसे बन गया ये वो। और जहाँ पे आपका ये जो ये है, ये आना चाहिए 0, तो इसकी वजह से जो है ये भी 0 आएगा। फिर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हो एक सोल्यूशन निकालने के लिए, और अदर इंटीग्रल जो है कैसे निकालोगे, जो हमने पिछले 2 मेथड करे हैं उस हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो इस पे। देखो टाइप 3 का क्वेश्चन है, 2 टाइप करवा चुकी हूँ बेसिकली बुक में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब इसको कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आएगी आपकी ये, q की वैल्यू आएगी माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू आएगी z इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ज़रा हम लिख देते हैं सब्सिडियरी इक्वेशन। सब्सिडियरी इक्वेशन dx बाय p इज इक्वल्स टू dy बाय q इज इक्वल्स टू dz बाय r। ठीक है, बन गई सब्सिडियरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का चूज करना है ये सिस्टम, मतलब जो मल्टीप्लायर्स हैं P1, Q1 और R1 इस तरीके से चूज करने हैं कि आपका जो ये डिनोमिनेटर है, ये जो है ना ये 0 बन जाए। अब P की वैल्यू आपको पता ही है, Q की पता है, R की पता है, तो P1, Q1, R1 कुछ ऐसे ढूंढो कि ये 0 बन जाए। ठीक है, तो वो चूज कर लेते हैं हम एक्स वाई जेड।
अगर आप देखो ये आपका है p, x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर, q को मल्टीप्लाई कर रहे हो q1 से, प्लस r1 क्या है z, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो r से, तो ये इक्वेशन बनेगी। ये इसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका p1, ये है q1, ये है r1, x y z मानने हैं। ये करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो जो आपके मल्टीप्लायर मानने हैं वो मानने हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या है, पी क्यू आर निकाली, सब्सिडरी इक्वेशन निकाली, मल्टीप्लायर निकालने हैं सच दैट, जो इस तरीके की इक्वेशन बनानी है सच दैट डिनोमिनेटर 0 हो। तो मल्टीप्लायर आ गए आपके क्या, एक्स वाई और जेड। जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बनेगी, इक्वेशन 1 को अब हम प्रॉपर तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फॉर्मूले में है ये चीज गिवन, ये मैं सोच रहा कहाँ से आ रही है। फॉर्मूला ये है पी क्यू आर इक्वेशन से निकल जाएगा, P1 Q1 R1 क्वेश्चन में मानना है हमने एक्स वाई जेड, तो नीचे वाला 0 आ गया, ऊपर में P1 Q1 R1 की वैल्यू फिक्स कर दी, डाल दी मतलब, तो ये आ गया, ठीक है। ये आपका 0 है, ये चीज ही तो है, ये 0 है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना होता है इसमें, ठीक है। टू वहां ले गए, ये मान लिया। तो एक इक्वेशन निकालने के लिए आपने एक टाइप की मल्टीप्लायर चूज कर लिया। अब मान लो दूसरी इक्वेशन निकालोगे तो मल्टीप्लाई और चूज करो। तो अगर आप लोगों को सेकंड इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लायर चूज करते हैं, ये अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स मानते हैं हम ये, ठीक है। अब इसको हम वापस से फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालेंगे जो आपकी ये वाली बनती है, तो ये 0 आना चाहिए और ये 0 आ रहा है, चेक करके देख लें जैसे मैंने आपको करवाया था। तो ये dx माइनस में 1/y dy माइनस में 1/z dz इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो log x माइनस log y माइनस log z इक्वल टू log b, ये आ गया log x बाय वाई जेड इज इक्वल टू log b, log से log हट जाएगा तो b की वैल्यू आ गई ये, a की वैल्यू पहले ही निकल गई थी। तो जो सोल्यूशन है बन जाएगा a कॉमा में b इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। समझ में आया। बेसिकली थोड़ा मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना ना मुश्किल होता है, तो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है इसके क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, सब्सिडरी इक्वेशन लिखी, तो दूसरा स्टेप हो गया सब्सिडरी इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये जो नीचे वाला टर्म है 0 कैसे बनेगा, जब आपके मल्टीप्लायर का जो सेट है वो आपका एक्स वाई और जेड था, तो यानी कि जो ये वाला सेट है, ये नीचे वाली इक्वेशन 0, तो ऊपर वाली इक्वेशन भी 0 बनेगी। तो इस ऊपर वाली को इक्वल टू 0 पुट करके इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा इंटीग्रल निकालने के लिए हमने ये मान लिए क्या, सेट ऑफ मल्टीप्लायर, और ये सेट ऑफ मल्टीप्लायर मानने हैं तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है 0 है, अब ये 0 है तो ये भी 0 बनेगा, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। समझ में आया, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में देखो यही चीज करनी है ना, कि आपने ये इक्वेशन इस तरह से निकाली और आपको P1 Q1 और R1 इस तरह से चूज करने हैं जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाए। तो आपने उस हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर एक बारी में एक्स वाई जेड चूज कर लिए P1 Q1 R1, और एक बारी में ये चूज कर लिए,
और ये किस हिसाब से चूज करें कि डिनोमिनेटर 0 बन गया था, क्योंकि आपकी जो थ्योरम है, जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही है। अब जो ये 0 है तो ये ऊपर वाला भी तो 0 बनेगा और फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जब आपकी ये नीचे वाला 0 बन गया तो ये ऊपर वाला भी 0 बनेगा, तो ऊपर वाले को इक्वल टू 0 करके इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर को इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 7 सॉल्व नहीं करवा रही, बहुत सिंपल सा है। P की वैल्यू ये हो जाएगी, Q की वैल्यू 2xy, R की वैल्यू 2xz, सब्सिट्यूटरी इक्वेशन लिख दी। ठीक है, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लिया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, y और z, तो ये बन गया, A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करा, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बनाना है, क्या इस तरीके का बनाना है। ठीक है, अब ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि आपको इस तरीके की सब्सिट्यूटरी इक्वेशन बनानी है जहां पर P1, Q1 और R1 जो है वो कुछ फंक्शंस है x, y, z के, चूजन इन सच अ वे, इसको इस तरह से चूज करोगे जहां पे जो ये आपका न्यूमिनेटर है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है डिनोमिनेटर की। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम इक्वेट करते हैं विद सुटेबल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन टू मेक इंटीग्रेशन सिंपलर एंड गेटिंग वन ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हमने किया था कि भाई मल्टीप्लायर को इस तरह से चूज किया था कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए, फिर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो न्यूमिनेटर भी 0 होगा और उस न्यूमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके इंटीग्रेट करना है, फिर दोबारा सेट ऑफ मल्टीप्लायर चूज करने हैं, दोबारा सेम मेथड रिपीट करना है। इसमें समझ में आया क्या करना है, इसमें आप P1, Q1, R1 इस तरह से चूज करोगे कि जो आपका ये न्यूमिनेटर है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए डिनोमिनेटर की, फिर इसको जो है आप इक्वेट करते हो विद सम ऑक्सिलरी इक्वेशन टू मेक इट द इंटीग्रेशन सिंपलर एंड एक सोल्यूशन आपको मिल जाता है। और देखो किस तरह से करा है, मल्टीप्लायर क्या माने हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड माने हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें से लेंगे लास्ट 2 फ्रैक्शंस, ये दोनों लास्ट 2 फ्रैक्शंस ली, x से x कट जाएगा। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाओ, ये बन गया। अब जो ये है न्यूमिनेटर, इसको आपको डिनोमिनेटर की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो ये आ जाएगा भाई। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, एक सेकेंड, साथ में dx dy dz। ठीक है, बन जाएगा। तो ये जो है क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ये जो नीचे उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन करा जा रहा है। अब फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी, ये रही, b की वैल्यू इस तरीके से आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है, और ऑब्वियसली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर जो है वो कहीं ना कहीं यही है, एक्स वाई जेड आ रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई 1/x 1/y 1/z, इनमें से कोई 2 नेगेटिव ले लिए, तो इस तरह से आपके जो है बेसिकली मल्टीप्लायर्स आते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो ही जाएगा ये। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कुछ कितने मेथड बता दिए, 4 मेथड बता दिए सॉल्व करने के। एक तो भाई सबसे पहले तो वो देखा था हमने सिंपल मेथड, कि भाई सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे कैसे करना है, जो कि हमने ये 2 एग्जाम्पल देखे थे उसके बेस पे। फिर उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने इसे कंपेयर करा, सिंपल सब्सिट्यूटरी इक्वेशन निकाली और इसको कोई 2 लेके सॉल्व कर दिया सिंपल तरीके से। फिर सेकंड में हमने क्या करा कि एक तो सिंपल तरीके से यूज़ कर दिया और दूसरा इंटीग्रल निकालने के लिए फर्स्ट इंटीग्रल का उसने यूज़ किया है। और थर्ड में इस तरह से जो है मल्टीप्लायर चूज करने हैं, ये 0 पुट करना है, ये भी 0 होगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। और अगले में इसको इस तरह से चूज करना है कि जो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर उसको सॉल्व करना है। तो जो ये मेथड्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से जो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, अदर टेक्निक्स यूज़ करनी है, बेसिकली 15 एग्जाम्पल्स है, 8 to 15, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फिर एक्सरसाइज की भी शायद 2 पार्ट की या एक ही वीडियो बना दूंगी।